आप सबका इस बुलेटिन में। और कोचिंग हब कोटा में 3 दिनों के भीतर 2 आत्महत्याओं ने प्रशासन की सच्चाई सामने लाकर खड़ी कर दी है। जहां जिला प्रशासन ने कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्या पर अंकुश लगाने के लिए अपने उपायों को फिर से तेज कर दिया है, वहीं जिला कलेक्ट्रेट को छात्रों के बीच पारिवारिक बंधन की कमी नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल में ही जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के पीछे माता पिता के दबाव को कारण बताया है। कोटा कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने कहा है कि हम छात्रों के साथ नियमित बातचीत के साथ दिशा निर्देशों से ऊपर काम कर रहे हैं। वो बोले हैं कि बच्चे किसी ना किसी तरह से पारिवारिक जुड़ाव खो रहे हैं और यह एकमात्र परिवार है जो बच्चों को समर्थन दे सकता है। प्रशासन और सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो कोचिंग हो, हॉस्टल हो, अदर स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, इसमें सभी इसके लिए बहुत गंभीर हैं। हमें पता है कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। गाइडलाइंस के ओवर एंड अबोव भी काम कर रहे हैं। गाइडलाइंस का तो पालना करवा ही रहे हैं, गाइडलाइंस के ओवर एंड अबोव भी काम किया जा रहा है और सभी मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। रेगुलर बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं। हमारा कामयाब कोटा डिनर विद कलेक्टर फीमेल स्क्वाड हमने बनाई। इसके अलावा बच्चों को रेस्क्यू भी किया जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कई बार अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो जाते हैं। सारा सिस्टमिक एफर्ट करने के बावजूद बच्चा किन्हीं ख्यालों में, किन्हीं विचारों में किसी जगह ऐसा कुछ कर बैठता है, तो उसको रोकने के लिए और हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक की जो फैमिली बॉन्डिंग है और फैमिली की तरफ से जो बच्चे को सपोर्ट जितना मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, तो बच्चा उस जगह जो पहुंचने की बात है, बाहर की कोई भी एक्टिविटी से तो हम बचा लेंगे। कोचिंग से कोई स्ट्रेस है उससे हम बचा लेते हैं, टेस्ट का कोई स्ट्रेस है उससे हम बचा लेते हैं, हॉस्टल से कोई स्ट्रेस है उससे बचा लेते हैं। अंदर का स्ट्रेस है वहां तक तो अप्रोच फैमिली की है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि पेरेंट्स बहुत बड़ा स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बच्चे की सफलता और विफलता उसको स्वीकार करना पड़ेगा, गलती करने का अवसर देना पड़ेगा, तभी ये सब चीजें काबू में आ पाएंगी। जहां भी हमारे नोटिस में आता है कंप्लायंस नहीं हो रही, तो वहां हम सख्त कार्रवाइयां कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगभग 15 के आसपास हॉस्टल्स हमने सीज किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वो सोल्यूशन एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। बाहर से कोई फैक्टर आ रहा है उसको रोक रहा है। जो समस्या है वो इंटरनल भी है। बाहर के फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, सख्ती से कार्रवाई करेंगे। मैं भी यही बोलूंगी कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए बच्चों का, बच्चों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप कर सकते हो, ऐसा कोई काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो करके। आप जब इस तरह की खबरें यहाँ कोटा से सुनते हैं तो आपको कैसा? थोड़ा सा डर तो लगता है, फिर वापस मैं अपने बच्चों को कॉल करके पूछती हूँ सेफ हैं, ठीक हैं, तो रिलैक्स लगता है कि चलो बच्चे हमारे ठीक हैं करके। कोटा में जो सपोर्ट सिस्टम है और जो माहौल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और प्रशासन जो कुछ कर रहा है उसको लेकर के क्या? जो प्रशासन कर रहा है वो सही है। वो अपील कर रहे हैं कि हाँ आप ऐसा मत करो, आपके पास टाइम है, आपके पास समय, आप कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सुसाइड हर चीज का सोल्यूशन नहीं है कि सुसाइड आपने कर लिया और सोल्यूशन निकल गया। सुसाइड करने से आप डॉक्टर तो नहीं बन जाओगे। आप ड्रॉप लो, आप में कैपेसिटी है, आप ड्रॉप लो, नेक्स्ट ईयर आप ट्राई करो। आप यहाँ कैसे? मेरी गुड़िया है यहाँ पे, नीट का कर रही है कोचिंग और उसकी एग्जाम है 5 को, तो उसके लिए आई हूँ। तो आप बच्चों के साथ ही रहते हैं? हाँ, मैं अभी आई हुई हूँ। वैसे रहने की यहाँ जरूरत नहीं है। विशालाक्षी बहुत अच्छा है, ये हॉस्टल यहाँ पे केयरिंग वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा है, आने की जरूरत नहीं पड़ती। कोटा में पढ़ाई के माहौल को लेकर के आप क्या कहते हैं? खड़े करती है, अब तक वहां पर काफी संशय है। देखिए, हमें इतना तो बता दिया गया कि कल सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वो अमेठी रायबरेली के लखनऊ जा रहे हैं, वहाँ से वो अमेठी और रायबरेली जाएंगे। अब कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा इस पर आधिकारिक रूप से इंतजार हमें करना होगा। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर के जरूर जो है स्थिति साफ नहीं है। क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? अभी तक वो मना कर रही है। उनका कहना है कि मैं देश भर में प्रचार कर रही हूँ, मुझे अभी आप चुनाव में मत डालिए। तो बात आकर के वहीं टिक जा रही है कि क्या फैमिली ने तय किया है। सोनिया गांधी का कहना है कि दोनों को कि उन्होंने कहा कि ये सीट हमें नहीं छोड़नी चाहिए, इससे मैसेज खराब जाएगा, पूरे गठबंधन के लिए अच्छा नहीं होगा।
ये सीट जो है हमें लड़नी चाहिए। अब जो है राहुल गांधी इसके लिए तैयार और प्रियंका तैयार होते हैं या नहीं, राहुल गांधी तो तैयार हैं, लेकिन कौन सी सीट है ये इसको लेकर के जरूर आधिकारिक पुष्टि या कांग्रेस के प्रेस रिलीज का इंतजार करना होगा। ठीक है मनोरंजन, ये तो खबर की बात हो गई, पर एक संपादक के तौर पे और एक पत्रकार के तौर पे इतने दिनों से आप कांग्रेस कवर कर रहे हैं और यहाँ पर जो आपने मैसेज की बात की, तो मैसेज इस वक्त वैसे भी क्या गया है अब तक? अब रायबरेली अमेठी को देखें और आपका जो असेसमेंट है इस पर, आपका आकलन या विश्लेषण आप इसका अगर करें, तो प्रियंका गांधी के लिए इतना हल्ला हुआ कि चुनाव लड़ेंगी, पर वो चुनाव लड़ने को फिर भी नहीं तैयार, वजह इसकी इतनी हिचकिचाहट, अब इतना ज्यादा सस्पेंस इन दोनों सीट्स पे, तो जो फर्स्ट फैमिली है कांग्रेस की जिसे कहा जाता है, उसको लेकर इस समय जो असमंजस दिखता है, क्या आकलन है आपका? देखिए, रायबरेली के बारे में तो आप पक्के तौर पे कह सकते हैं कि रायबरेली जो है वो सोनिया गांधी की या गांधी परिवार की सीट है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सोनिया गांधी जो है करीब 2 लाख वोटों से पिछले बार जीती थी, तो वो उस सीट पे गांधी सरनेम ही काफ़ी है। वहाँ के लोगों से भी बातचीत करें तो कोई दिक्कत वहाँ पे किसी को नहीं होगी, या राहुल लड़े या प्रियंका लड़े। बात रह गई अमेठी पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे करीब 55,000 वोट से, तो उस सीट को लेकर के जरूर आप कह सकते हैं कि संशय की स्थिति बनती है। लेकिन वहाँ के लोगों से यदि आप बात करें तो जरूर जो है लोग कहते हैं कि नहीं, यदि राहुल गांधी लड़ते हैं तो वो अच्छा लड़ेंगे। कांग्रेस ने सर्वे भी कराया, दोनों सीटों का सर्वे भी कराया, 1 महीना पहले भी सर्वे कराया है, तो वो दोनों सीटों के सर्वे कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अनुकूल है, गांधी परिवार के लिए अनुकूल है। लेकिन बात वहीं पे आके फंस जाती जो क्वेश्चन राहुल गांधी कर रहे हैं कि यदि वो लड़के जीत जाते हैं तो उस सीट का क्या होगा। तो फिर उसको लेकर के एक डिबेट है फैमिली में। सोनिया गांधी भी चाहती हैं कि राहुल प्रियंका दोनों लड़ें, कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष चाहते हैं। यदि आपने जयराम रमेश की बाइट सुनी होगी तो वो भी कह रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी को लड़ना चाहिए, रायबरेली से प्रियंका को लड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है इसी डिबेट पर ये बात रुकी हुई है, और अब मुझे लगता है कुछ घंटे 6 बजे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद आपका मनोरंजन। अब दूसरी जो खबर आई थी, हमारे साथ रणवीर जुड़ गए हैं कि उत्तर प्रदेश और वहीं राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने जीत को लेकर अपने अपने दावे किए हैं। बीजेपी की 25 सीट जीतने का दावा अभी तक बरकरार है, पर कांग्रेस को वोटिंग के बाद उम्मीद जागी। मतदान के बाद अब कांग्रेस के नेता बीजेपी से 1 सीट ज्यादा जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं चुनाव परिणाम का असर नेताओं के भविष्य पर भी पड़ेगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का मानना है कि कांग्रेस कम से कम 13 सीट राजस्थान में जीत सकती है। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा और इसका असर नेताओं के सियासी भविष्य पर पड़ने वाला है। माना जा रहा है कि परिणाम चाहे जो भी रहे, राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं के सियासी ग्राफ में बदलाव लाजमी है। बीजेपी को चुनाव परिणाम के बाद नया प्रदेशाध्यक्ष मिल जाएगा और सीपी जोशी वर्तमान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहने के साथ साथ सांसद का चुनाव भी लड़ रहे हैं। ब्राह्मण मुख्यमंत्री होने के चलते अब सीपी जोशी को केंद्र में भाजपा की सरकार आने पर मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, या फिर संगठन में किसी दूसरी जगह पर एग्जिट भी किया जा सकता है। सीपी जोशी की जगह किसी जाट या किसी दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो कांग्रेस तो राजस्थान में 4 जून के बाद मुख्यमंत्री बदलने का दावा भी कर रही है, लेकिन लगता नहीं है कि मोदी और अमित शाह के इस फैसले में किसी प्रकार का कोई बदलाव होगा। यह जरूर है कि 3 या 4 सीट कम होने पर मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों की कुर्सी खतरे में होगी। खासतौर पर दौसा चुनाव जिस तरीके से फंसा हुआ है, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बयान उनकी चिंताएं जाहिर कर चुके हैं सब कुछ वो। इसके अलावा चुरू का चुनाव परिणाम भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर का सियासी भविष्य भी तय करने वाला होगा। बीजेपी में सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तीसरी बार कोटा बूंदी से चुनाव जीतते हैं तो केंद्र में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उनकी भूमिका क्या होगी। स्पीकर के बाद अब इस बारे में मोदी सरकार में उनको क्या रोल दिया जा सकता है। कांग्रेस की बात करें तो अगर देश में इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो राजस्थान कांग्रेस के सभी नेताओं के अच्छे दिन आ जाएंगे। अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 4 से 5 सीट भी जीत ले तो भी इसका क्रेडिट कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जरूर मिलेगा। खासतौर पर पीसीसी चीफ का कद और बढ़ जाएगा। भविष्य के लिहाज से सचिन पायलट भी भूमिका है वो भी राजस्थान में और बड़ी हो जाएगी और महत्वपूर्ण हो सकती है। परिणाम चाहे जो भी रहे, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान में अब कमान पायलट, डोटासरा, जूली जैसे नेताओं के हाथ में है और रहने वाला है।
हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुभव को देखते हुए उन्हें केंद्र में संगठनों में कोई बड़ी और अहम जिम्मेदारी दे दे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की 25 सीटों पर वोटिंग हो गई है और वोटिंग के बाद से ही भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की ओर से सीटों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ये दावे कितने सही साबित होंगे ये 4 जून को ही साफ हो पाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि परिणाम चाहे राजस्थान में इन सीटों का जो भी रहे, भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं का सियासी करियर जो है उसका ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है। अगर भाजपा की बात करें तो 20 से कम सीटें होने पर कई मंत्री हैं जिनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 4 जून के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री बदल जाएगा, लेकिन भाजपा के बड़े नेता या संघ के जो पदाधिकारी हैं उनका मानना है कि ऐसा फैसला नहीं होगा और मोदी अमित शाह ने जो फैसला किया है भाजपा उसके साथ ही आगे जाएगी। लेकिन बड़े मंत्री जहां उनकी लोकसभा सीटों के लिहाज से कहें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, उनको बदला जा सकता है। और उससे भी बड़ी बात कि राजस्थान में चूंकि मुख्यमंत्री भाजपा का ब्राह्मण जाति से है और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी ब्राह्मण जाति से आते हैं, ऐसे में संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। सीपी जोशी के साथ साथ पार्टी के बड़े जो पदाधिकारी हैं उनकी भूमिका भी बदली जा सकती है। इसके साथ साथ चूरू लोकसभा सीट को लेकर भी इस बार खूब चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि इस सीट के साथ ही राजेंद्र राठौड़ का सियासी करियर है वो तय होगा। अगर भाजपा जीतती है तो फिर से अपनी पुरानी रंगत में वो लौटेंगे और अगर कांग्रेस इस सीट से चुनाव जीतती है तो फिर राजेंद्र राठौड़ के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके अलावा कोटा बूंदी से ओम बिरला लोकसभा स्पीकर जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और अगर वो तीसरी बार जीत की हैट्रिक बनाते हैं तो फिर सवाल ये भी है कि इस बार दिल्ली में उनकी भूमिका क्या होगी, किस तरह का बड़ा रोल भाजपा उनके लिए देख रही है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव के बाद ठीक ठाक सीटें अगर राजस्थान में कांग्रेस की आती हैं तो फिर दिल्ली का रुख कर सकते हैं और उनके लिए कोई बड़ी भूमिका पार्टी देख सकती है। और राजस्थान में लीडरशिप जो है आने वाले दिनों के लिहाज से सचिन पायलट, डोटासरा और टीकाराम जूली जैसे नेताओं के हाथ में होगी। कांग्रेस का मानना है कि इस बार ना केवल वो खाता खोलने जा रही है बल्कि कम से कम 8 से 10 सीटें जीतने की उन्हें पूरी उम्मीद है। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों के लिए इस चुनाव का परिणाम बेहद महत्वपूर्ण है। पार्टी के बड़े नेताओं का सियासी भविष्य भी इस चुनाव परिणाम पर टिका है। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी। और वहीं चूरू पुलिस ने डीएसपी के निर्देश पर सवाई बास ढेड़ना निवासी महेंद्र सारन उर्फ महेंद्र ढेड़ाना के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भागने का मामला दर्ज किया है। डीएसपी ने कहा है कि महेंद्र ढेड़ाना विदेशी नंबरों से कॉल करके लोगों को धमकी देकर फिरौती की मांग कर रहा है। महेंद्र ढेड़ाना अपने आप को लक्ष्मणगढ़ का निवासी बता रहा है और फर्जी नाम पता से पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया है। महेंद्र ढेड़ाना के खिलाफ कोर्ट ने भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दी है और आपको बता दें कि महेंद्र ढेड़ाना के खिलाफ लूट, मारपीट, अपहरण जैसे कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं पहले से। इस प्रकार के हिस्ट्री शीटर को जो है वारदात करने से पहले पुलिस के द्वारा रोका गया है। इस प्रकार के जैसे भी इंट को सूचना मिल रही है कि इस प्रकार का गतिविधि है, रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई इन गैंग से जुड़ा हुआ है, तो इस पे भी अनुसंधान किया जा रहा है। इस प्रकार की कोई भी आगे गतिविधि हमें प्राप्त होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और खबर सवाई माधोपुर से है जहां हनी ट्रैप मामले का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हनी ट्रैप मामले को लेकर खिंडी नगर पालिका चेयरमैन रूप सिंह डोई ने केस दर्ज किया है। रूप सिंह डोई के मुताबिक महिला का फोन आया था और महिला ने अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करने की उन्हें कोशिश की। रूप सिंह के मुताबिक उन्हें तय जगह पर आने के लिए कहा गया था, साथ में धमकी दी गई थी कि अगर वो नहीं आए तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। ब्लैकमेलर के जरिए जहां पर वो बताए गए थे, जहां पर उनको बोला गया था आने के लिए, वो वहां पर रूप सिंह पहुंचे। बाद में उनको एक मकान में ले जाया गया और जहां उनका अश्लील वीडियो बनाया गया। महिला के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। आरोपियों ने चेयरमैन की जेब से 23,000 रुपए और एक सोने की चेन भी निकाल ली। 1 करोड़ रुपए की फिरौती की भी मांग की है। दिनांक 29/4/2024 को खिरनी नगरपालिका चेयरमैन रूप सिंह गुर्जर ने एक तहरीरी रिपोर्ट थाने पर आकर पेश की
जिसकी सूचना मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एडिशनल साहब सीओ साहब उनको दी। उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने तुरंत एक्शन लेते हुए थाने से टीमें गठित करवाई और तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और वहीं अजमेर शहर में लगातार हो रही चोरी की वारदात पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी के कब्जे से चोरी की 19 बाइक चोर के कब्जे से उन्होंने बरामद किया है। पुलिस ने जयपुर के खंडरनुमा मकान से बाइक बरामद की है। शातिर वाहन चोर अजमेर में मजदूरी का काम किया करता था और अलग अलग थाना इलाके से बाइक की चोरी भी किया करता था। चोरी की वारदात का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ है। अजमेर शहर एसपी ने कहा है कि 29 अप्रैल को अजमेर के निवासी ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और इस दौरान आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज को भी खंगाला। फुटेज में जयपुर के नरेना निवासी बाइक चोरी करते दिखे। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि युवक के हुलिये के आधार पर बाइक चोर की तलाश शुरू उसके बाद की गई। वहीं मुखबिर की सूचना पर क्लॉक टावर थाना प्रभारी ने टीम के साथ मौके से बाइक चोर की गिरफ्तारी की है, जहां पूछताछ में चोर ने अजमेर शहर और आसपास के इलाकों से चोरी की 19 बाइक की चोरी की बात कबूल की है। पुलिस ने चोर के निशानदेह पर बाइक को बरामद भी कर लिया है और पूछताछ में चोर ने बताया है कि मजदूरी में मेहताना माफ कीजिएगा कम मिलता है और इसी वजह से वो चोरी किया करता है। अजमेर से चोरी की बाइक जयपुर लेकर वो सुनसान इलाके में खड़ा कर देता है और जैसे मौका मिलता है बाइक के पुर्जे औने पौने दामों में वो बेच देता है उसे। और वहीं जैसलमेर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर स्थानीय पुलिस सतर्क हो गई है। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए ब्लैक फिल्म रोल चढ़ी काले शीशे वाली या बिना नंबर की गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है। लिहाजा स्थानीय पुलिस ने काले शीशे और बिना नंबरी वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए ऑपरेशन ऑप्स अनामिका की शुरुआत की है। अभियान के तहत आपको बताना चाहेंगे कि वाहनों के काले शीशे रील को हटाकर बिना नंबरी वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों काले शीशे वाले गाड़ियों की संख्या में इजाफा हुआ है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जैसलमेर सहित प्रदेश भर में जिस तरह से चोरियों की वारदातें बढ़ी है, साथ ही साथ जो है वो असामाजिक तत्वों द्वारा गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म लगाकर एक अलग टच दिखाने की कोशिश की जाती है। तो इसी बीच जैसलमेर एसपी सुधीर चौधरी ने अब एक विशेष अभियान चलाया है और इस अनामिका ऑप्स अभियान के तहत जो है वो ब्लैक फिल्म वाली तमाम गाड़ियों को इसी महीने में रोककर उनकी ब्लैक फिल्म हटाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार गाड़ियों की जांच कर रही है और इन तरह की जो गाड़ियां उन पर कार्रवाइयां भी की जा रही है। पहले वार्निंग देकर इन फिल्म्स को हटाया जा रहा है और उसके बाद अगर ये फिल्म्स नहीं हटती है और फिर अगर दूसरी बार इन्हीं गाड़ियों पर जिन पर हटाई गई उन पर फिल्म्स होती है तो फिर आगे की जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी, क्योंकि ये जो इस तरह से गाड़ियां लेकर जो निकलते हैं उन लोगों पर लगातार कार्रवाई का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जो है वो ट्रैफिक इंचार्ज है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कार्रवाई है कर रहे हैं और पुलिस किस तरह से जो है इसको लेकर इस बार कठोर है? श्रीमान महानिरीक्षक जोधपुर और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ये जो 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये अभियान चला जाएगा। बिना नंबरी वाहन और फिल्म पट्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या उद्देश्य है इस सारी कार्रवाई के पीछे जो ऑप्स अनामिका? और वहीं जयपुर आरटीओ प्रथम के उड़न दस्ते की टीम के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। घटना मुहाना इलाके में रिंग रोड के पास हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने योजना बनाकर आरटीओ प्रथम के उड़न दस्ते के साथ मारपीट की है। मारपीट के दौरान वाहन में रखे 37,000 कैश भी लूट लिया गया है। साथ ही बदमाशों ने उड़न दस्ते की पोश मशीन के साथ भी खिलवाड़ किया है, जिससे उसे नुकसान पहुंचा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं कि कैसे छेड़छाड़ करने के बाद उसमें बहुत नुकसान हुआ है। जयपुर आरटीओ प्रथम के उड़न दस्ते की टीम के साथ मारपीट की घटना सामने आई है और घटना मुहाना इलाके में रिंग रोड के पास हुई है।
और वहीं आपको बता दें कि गर्मी शुरू होते ही अब लोग मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी के लिए भी तरस चुके हैं। गंगापुर शहर के विभिन्न इलाकों में इन दिनों पेयजल संकट गहराता ही जा रहा है। शहर के लिए बनाई गई चंबल परियोजना को लेकर पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर से लेकर वर्तमान विधायक रामकेश मीणा तक ने बड़े बड़े दावे किए हैं, आश्वासन दिए हैं, लेकिन आज तक आपको बता दें शहर के लोगों को पानी का पर्याप्त और साफ पानी पीने को नहीं मिल पाया है। देखिए हमारे संवाददाता अजय भारद्वाज की खास डिटेल्ड रिपोर्ट। गर्मियां शुरू होते ही अलग अलग इलाकों से गंगापुर सिटी में भी अब पानी की समस्या को लेकर के लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट पर हम मौजूद हैं संजय कॉलोनी वार्ड नंबर 26 में। सीताराम सर, आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? मैं 50 साल से यहाँ से रह रहा हूँ इसी कॉलोनी में। वाटर प्रॉब्लम यहाँ हमेशा से बनी रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले 1 महीने से तो हम इतने त्रासद हैं कि एक बूंद पानी की नहीं टपकता है। प्रॉब्लम यह है कि कई बार समस्या का समाधान पोर्टल पे भी कर दिया, लिखित में भी कह दिया, फोन से भी कई बार कह दिया, आने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब स्थिति क्या है पानी की? स्थिति यह है कि आज भी पानी की बूंद नहीं आई है। पिछले 10 रोज से एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। मुझे बताइए क्या पोजीशन चल रही है पानी की? 3 महीने से पानी नहीं आ रहा, एक बूंद भी नल में से नहीं टप तो फिर कैसे व्यवस्था करते हो? 8 दिन में टैंकर मंगवा रहे हैं। हमारी 3 फैमिली बड़ी है, पानी कानून चलेगा पड़ता है। टैंकर या कैंपरों की ही व्यवस्था? और काय की व्यवस्था कछु भी नहीं है। डेली आ रहे हैं, डेली पानी पी रहे और नहावे धोवे, इनको पानी नहीं। तो ये जयन नयन जो है डेली सुबह आदमी आता है और पानी नहीं आ रहा, एक बूंद और करके चले जाते हैं। अभी की जो पोजीशन है पानी की या जो पेयजल सप्लाई की है सुबह के टाइम पे, वो क्या चल रही है आपके इलाके में? सर हमारे यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं आता, कभी किसी घर में आ जाता है, कभी किसी में नहीं आता। तो जब नल वालों से ये बात बोली थी कि तुम्हारे पानी क्यों नहीं, बोले तुम्हारा नल ही खराब है, जबकि कभी आ जाता है। और पहले सर्दियों में बहुत पानी आता था। नहीं, लेकिन कई बार वो लोग ठीक भी करके जाते हैं, पाइपलाइन भी कई बार डाली है। उनके सामने भी बताया था कि हमारे नल नहीं आ रहा, तो बोले तुम्हारे कुछ फंस रहा है नल में, इसलिए नहीं आ रहा। एक नल में आ रहा, उधर के नल में आ रहा, उधर तो आ रहा था, इधर नहीं आ रहा, तो बोले तुम्हारा नल खराब है। कैसी समस्या है पानी की या नहीं है? पानी की बहुत ज्यादा समस्या भैया, बिल्कुल पानी है। 6-7 साल हो गए हमारे यहाँ। तो ये तो कह रहे हैं 1.5-2 महीने से पानी नहीं आ रहा। झूठ बोला, 7 साल हो गए उधर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। किस इलाके में? आधी घंटे संजय कॉलोनी। तो वो वाला जो इलाका है उसमें बिल्कुल पानी नहीं आता? इधर तो बिल्कुल नहीं आ रहा, इधर की साइड। नए नल लगा दिए क्या? नए नल लगा दिए? नए उसमें भी कनेक्शन नए है ना, कोई पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। पहले भी करवाया ना तुमसे, आपसे है ना करवाया, तब पहले बुलाया कच्ची वो रही समस्या का समाधान। पानी प्लेट किस चीज की? वो प्रेशर ही नहीं आता है, प्रेशर आएगा, हमने आगे प्लेट लगा दी, आपके प्रेशर आएगा, तो हमारे तो प्रेशर ही नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। रात को भरना पड़ता है पानी? रात को बोरिंग पे से पानी भरते हैं और बिल भरा लेते हैं, पैसे आते नहीं है, ये पानी नहीं आता। अब बच्चे मजदूरी करने जाए के पानी इनके बिलन ने भरे, कहाँ से लेके आए पानी? देखो 15-16 साल हो गए हमारी गली में यहाँ से पानी आता है, हमारी गली में बिल्कुल नहीं जाता। हमारे कोई अभी पानी के लिए क्या करना पड़ता है? हम तो अस्पताल वाले लाइन है, उसमें से जाते हैं, हम उसको भर के लाते। रोज वहीं से लाना पड़ता है क्या? हाँ, पीने के लिए उधर से ले आते हैं, फिर बाद में टंकी पे से लाते हैं हम पानी नहाने धोने। घर पे नल कनेक्शन लगा हुआ है आपका? लगा हुआ है। बिल देख लो आप, बिल रखे हुए हैं। बिल भी प्रॉपर दे रहे हो? हाँ, 1 साल से नहीं दे रहे, इकट्ठा होगा तो उसको देंगे हम। जैसे गर्मी स्टार्ट होती है तो इनकी कुछ ना कुछ चालू हो जाता है कि नहीं मैम पानी दे देंगे। हम लोग 3 दिन से परेशान हो रहे हैं, तो सोचते हैं कि आज नहीं तो कल, सुबह नहीं तो शाम को। फोन भी वो लोग जल्दी से पिक नहीं करते हैं। अब आप ये देखिए, सब पूरी जो महिलाएं हैं, आप बताइए बिना पानी के क्या चीज कर सकते हैं? पूरा जनजीवन। कुल मिलाकर के आज जैसे ही एनडीटीवी का कैमरा यहाँ पर पहुंचा, लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने अपना दर्द, अपनी तकलीफ जो है वो एनडीटीवी कैमरे के सामने खुल करके रखी। कैमरामैन राशिद के साथ अजय भारद्वाज, गंगापुर सिटी से। चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन जोधपुर में लोग कुछ खास खुश नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनसे किया हुआ पहला वादा, पानी का वादा, कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। जोधपुर शहर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदवान एक ऐसा ही गांव है जो पानी को लेकर परेशानी का दंश झेल रहा है। ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर सरपंच और PHED के अधिकारियों को कई बार कहा, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई। लूणी विधानसभा के विधि एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने भी चुनाव जीतने के बाद लोगों को आश्वस्त किया था, लेकिन इस सब के बावजूद भी ग्रामीणों को समय पर पानी नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया। अलबत्ता ग्रामीणों को पानी तो नहीं मिल पाया, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क रोकने का मामला जरूर ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज हो गया है।
एनडीटीवी ने जब ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पूरे 15 से 20 दिन में एक बार, सही सुना है आपने, एक बार पानी आता है और वो भी महज 1 घंटे के लिए आता है, जिसमें प्रेशर ना के बराबर होता है। ऐसे में पूरे घर के बर्तन भी मंज नहीं पाते और पूरा दिन उसी में चला जाता है।